हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी डे 3 लेकर के आई हूँ। 2 एपिसोड में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो जो लोग नहीं देखे प्लीज़ जा करके देखिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है परामर्शदात्री अधिकार से। कल हम लोग अपीलीय क्षेत्राधिकार तक पढ़े थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर सुझाव मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार सुझाव दे भी सकता है और इनकार भी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सुझाव मांग सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय उस पर सुझाव दे या ना दे ये उस पर डिपेंड करता है। वो बाध्य नहीं है कि वो सुझाव देगा ही। ठीक है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन। उच्चतम न्यायालय को संसद या विधानमंडलों द्वारा पारित किसी अधिनियम तथा कार्यपालिका द्वारा दिए गए किसी आदेश की वैधानिकता का पुनर्विलोकन करने का अधिकार है। नेक्स्ट है अंतरण का क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को अपने यहाँ अंतरित कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है तथा किसी उच्च न्यायालय से लंबित मामलों को दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरित कर सकता है। मतलब उच्चतम न्यायालय जो है वो उच्च न्यायालयों में जो भी केस आते हैं उसे ट्रांसफ़र कर सकता है किसी दूसरे न्यायालय में, किसी दूसरे कोर्ट में। अब आता है न्यायपालिका भारत के बारे में देख लेते हैं। न्यायिक व्यवस्था में इकहरी एवं एकीकृत है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, किसी भी एग्ज़ाम में। न्यायिक शक्तियों को सर्वोच्च आधार तो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और किस अनुच्छेद के तहत? तो 124 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। न्यायाधीशों की संख्या 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2.80 लाख और अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2.5 लाख पर मंथ। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। न्यायाधीशों की पदावधि तो 65 वर्ष की आयु तक। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान का अंतिम व्याख्या कर। उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो हर राज्य स्तर पर 25 है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितनी साल की होती है? तो 62 ईयर्स की होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक काम करेंगे और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका 65 न्यायाधीशों की जो पदावधि होती है वो 65 वर्ष तक की होती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला एवं सत्र एवं मुंसिफ, प्रत्येक जिले में एक न्यायालय है। न्याय पंचायत ग्राम स्तर पर कुछ राज्यों में स्थापित की गई है। नवसृजित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को विजयवाड़ा में स्थापित किया गया है, जिसने 1 जनवरी 2019 से कार्य प्रारंभ किया। अब आता है संवैधानिक संस्थाएं। भारत का महान्यायवादी, ये अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 में आता है भारत का महान्यायवादी, और ये विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी जो होता है वो विधि अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी संसद या मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। वो संसद या मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होगा, किंतु वह किसी भी सदन अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, बैठक में भाग ले सकता है। महान्यायवादी को वेतन प्रतिमाह 2.5 लाख मिलता है। महान्यायवादी के लिए इतना याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 विधि अधिकारी होता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वो संसद या मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसमें बैठ सकता है और बोल सकता है, और इसका वेतन 2.5 लाख होता है। अब है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान किया गया है, जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली का लेखा परीक्षण करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के तहत आता है और इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी करते हैं। इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि इसमें 6 वर्ष तक होती है। ये 6 वर्ष तक कार्य के पद पर रहते हैं, किंतु यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ले सकता है। मतलब नियंत्रक या महालेखा परीक्षक जो है वो 6 वर्ष तक तो कार्य करेंगे, लेकिन अगर इस 6 वर्ष के बीच उनकी आयु 65 वर्ष की हो जाती है तो वहाँ पे वो अवकाश ग्रहण कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
अभी तक इतना मैं आप लोगों का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है वो अच्छे से समझा दी हूँ। और महान्यायवादी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका अनुच्छेद पूछता ही है एग्ज़ाम में, और सिर्फ बीएड में नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में ये इससे क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य के लिए एक एक राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। 315 के अनुच्छेद के अनुसार आयोग कार्मिकों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सहित 9 या 11 सदस्य होते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से पूर्व जो पहले हो उसे ही उसका कार्यकाल माना जाएगा। तो संघ लोक सेवा आयोग में है कि इसका अनुच्छेद 315 में दिया गया है, और संघ लोक सेवा आयोग राज्य में हर राज्य में एक एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा का प्रावधान किया गया है। ये परीक्षाएं आयोजित करता है। इसके अध्यक्ष एक अध्यक्ष सहित 9 या 11 सदस्य होते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए उस समय तक उसका कार्यकाल माना जाएगा। वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। इसका गठन एक सदस्य और 4 सदस्यों से मिलकर होता है। वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 और एक सदस्य और 4 सदस्यों से मिलकर इसका गठन होता है। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अब देखते हैं गैर संवैधानिक निकाय क्या क्या है। नीति आयोग। योजना आयोग को एक नया रूप तथा नया नाम देते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के गठन की घोषणा की गई। नीति आयोग, पहले इसे हम योजना आयोग के नाम से जानते थे, की घोषणा 1 जनवरी 2015 को की गई, और इसे नीति आयोग किया गया 1 जनवरी 2015 को। यह नया आयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए थिंक टैंक का कार्य करेगा। नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, इसे याद कर लीजिएगा। नीति आयोग की मुख्य भूमिका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों को जरूरी रणनीतिक एवं तथा तकनीकी परामर्श देने की होती है। नीति आयोग का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, और इसका कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्यों की जो रणनीति है उस पर परामर्श देती है। नीति आयोग की संरचना, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। अरविंद पनगढ़िया को इसका प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस आयोग में राज्य के मुख्यमंत्रियों तथा निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को अधिक अहम भूमिका दी गई है, जो संघीय ढांचा को मजबूत करेगी, जबकि योजना आयोग में केंद्रीयता को महत्व दिया गया था। इसमें राज्य को भी महत्व दिया गया है। नीचे अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी के बारे में दिया गया है। जैसे इसके गवर्निंग काउंसिल सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और प्रशासक होंगे। विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे, प्रधानमंत्री जिसे नामित करेंगे। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। पूर्णकालिक सदस्य की संख्या 5 होगी। अंशकालिक सदस्य 2 पदेन सदस्य तथा विश्वविद्यालय के शिक्षक क्रम के अनुसार होंगे। पदेन सदस्य 4 केंद्रीय मंत्री और सीईओ केंद्र के सचिव स्तर का अधिकारी, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा। अब आते हैं क्षेत्रीय परिषद। भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं किया गया है। इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है तथा प्रत्येक क्षेत्र के सामान्य हितों के संबंध में सलाह देने हेतु क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं। और ये परिषदें क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद का जो होता है वो गठन किया गया वो 1956 में किया गया, और ये संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 5 क्षेत्रों में इसे के द्वारा बांटा गया है। इनके परिषदें क्या क्या है? 5 परिषद होंगे। पहली बात, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी क्षेत्रीय, पश्चिमी क्षेत्रीय, मध्यवर्ती और उत्तर पूर्व क्षेत्रीय, इनके परिषद होंगे, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद, शिलोंग। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसको भी।
जो उत्तरी क्षेत्रीय है वो इसका मुख्यालय नई दिल्ली हो गया, जिसमें सम्मिलित राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर। दक्षिणी का मुख्यालय हो गया चेन्नई, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पुडुचेरी। पूर्वी क्षेत्रीय कोलकाता, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड। पश्चिमी क्षेत्रीय मुंबई मुख्यालय हुआ। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव तथा दादर एवं नागर हवेली नगर। मध्यवर्ती क्षेत्रीय का मुख्यालय इलाहाबाद, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ इसका सम्मिलित राज्य क्षेत्र हो गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय में शिलोंग मुख्यालय हुआ। असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम इसके सम्मिलित राज्य क्षेत्र हो गए हैं। अब देखते हैं स्थानीय स्वशासन। इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, पंचायती राज और नगर पालिका। ये दोनों VVIA एग्ज़ाम को देखते हुए एग्ज़ाम में से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तो देख लेते हैं पंचायती राज। स्थानीय शासन महात्मा गांधी की संकल्पना राम राज्य या ग्राम स्वराज का परिष्कृत रूप है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। वर्ष 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। साथ ही सभी राज्यों को इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा गया। सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी। उसी दिन इसे संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया। कहाँ, किस राज्य में? तो राजस्थान में। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित होने के सदस्यों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अब पंचायती राज के बारे में एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि महात्मा गांधी की संकल्पना राम राज्य ग्राम स्वराज का परिष्कृत रूप है। लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की, जिसे स्वीकार कर लिया गया था और साथ ही सभी राज्यों ने इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा। सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया? तो राजस्थान के नागौर जिले 1959 में को पंचायती राज की नींव रखी गई और राजस्थान में उस दिन पूरे राज्य में इसे लागू कर दिया गया। पंचायती राज के 1/3 स्थानों पर महिलाओं की आरक्षण उसी की व्यवस्था की गई और पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नगर पालिका। प्रथम नगर पालिका का गठन वर्ष 1687 में मद्रास में हुआ था। प्रत्येक नगर पालिका को प्रांतीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें वार्ड कहते हैं। नगर पालिका के सदस्य इन वार्डों से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानमंडल की विधि अनुसार चुने जाते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अंतर्गत नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के गठन का प्रावधान है। नगर पालिका का प्रथम नगर पालिका गठन 1687 में ही किया गया था, ठीक है। लेकिन एग्जाम में पूछता है कि किस संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 74वां संविधान संशोधन के तहत। प्रमुख संवैधानिक संशोधन अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 10वां संविधान संशोधन के तहत दादर और नगर हवेली को भारत का अंग बनाया गया 1961 में। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा, दमन एवं दीव को भारत का अंग बनाया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया, कुछ विशेष उपबंध के साथ। 14वां संविधान संशोधन 1962 में ही किया गया। पुडुचेरी को भारत का अंग बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और उसे संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लघु संविधान किसे कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे पूछता है कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो वो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। और लघु संविधान हम किसे कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी
कहते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे है 42वां और 44वां, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछता ही है कि 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा 42 में हुआ था, कौन सा 44 में हुआ था। तो अब 44वां देख लेते हैं कि 44वां, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत। और ये कब किया गया? तो 1978 में। ठीक है, और नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन 1989, ये भी VVI है। लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। किस संविधान संशोधन के तहत मतदाताओं की उम्र 21 से 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन। और कब हुआ? तो 1989 में। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में किया गया। संविधान के अनुच्छेद 21 क, 45 तथा 51 क को जोड़ा गया। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मैथिली जो कि बिहार की ही एक भाषा है, इसे 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया 92वां संविधान संशोधन के तहत। 1वां संविधान संशोधन जो 2016 में किया गया। भारत में सफल कर व्यवस्था GST अपनाने हेतु यह संविधान संशोधन लाया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया। समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान किया गया 2018 में, और ये संशोधन है 103वां। 104वां संशोधन 2020 में किया गया। लोकसभा और राज्यों के विधानमंडलों में SC/ST के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष मतलब 2020 से 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया तथा एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है अनुसूची। ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए। तो देख लेते हैं संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो 12 अनुसूचियाँ हैं, और जबकि मूल संविधान में कितनी थी? तो 8। पहली अनुसूची में है संघ तथा राज्य क्षेत्रों के विवरण को प्रस्तुत करता है। पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र। द्वितीय अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का वर्णन। तृतीय अनुसूची में शपथ ग्रहण आदि का विवरण। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का विवरण। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची 3 अनुसूचियों का विवरण है। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का। 9वीं अनुसूची भूमि अधिनियम। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं पंचायती राज के प्रावधान, और 12वीं अनुसूची नगर निकायों से संबंधित है। इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, पहली अनुसूची में है संघ और राज्य क्षेत्र। तो पहली मतलब पहले कोई राज्य या संघ बनेगा। द्वितीय अनुसूची में है कि जब राज्य बन गया तो अब कोई बोलेगा कि भाई हमको अगर कोई पदाधिकारी है तो हमको कितना वेतन दिया जाएगा। तो द्वितीय में वेतन का बात हो गया। अब वेतन फाइनल हो गया तो तृतीय में बोलेगा कि भाई अब मेरा शपथ करा दीजिए आप। शपथ हो गया। अब चतुर्थ में बोलता है कि राज्यसभा में कितने सीट आवंटन किए जाएंगे, इसका प्रावधान है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र का विवरण दिया गया है। 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के से मतलब प्रशासन से संबंधित 6ठी में है। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियों का विवरण है। तो कौन कौन सी है? संघ सूची, समवर्ती सूची का विवरण किया गया है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का विवरण है, जिसमें से बिहार की एक भाषा को शामिल किया गया है, वो है मैथिली। 9वीं अनुसूची में भूमि अधिनियम है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है दल बदल कानून किस अनुसूची के तहत है, तो 10वीं अनुसूची के तहत। 11वीं में पंचायती राज का प्रावधान किया गया और 12वीं में नगर निकाय। ये इजी हम याद कर सकते हैं आप। 11वीं अनुसूची पंचायती राज जो 73वां संविधान संशोधन के तहत हुआ, और 12वीं अनुसूची नगर निकाय जो 74वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। 73, 74, 11 और 12। अब देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ शीर्ष की अनुकृति है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया।
राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। किसने निर्माण करवाया? सम्राट अशोक ने। और भारत सरकार ने इसे कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1946 को अपनाया। ध्वज में कितने रंग है? तो केसरिया, सफ़ेद और हरा। और कितने, मतलब बीच में जो तीनों तीलियां होती हैं चक्र की के, वो उसमें कितनी तीलियां हैं? तो वो 24। और ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। तिरंगा के बारे में आपको इतना याद रखना है। ध्वज के बारे में, राष्ट्रगान, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया। राष्ट्रगान को मूल रूप से बंगला में रचित राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान जनगण मन है, जिसे राष्ट्रगान कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया सबसे पहले, और मूल रूप से ये बंगला में राष्ट्रगान था, जिसे कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में इसे गाया गया था। और इसकी अवधि है 52 सेकेंड। राष्ट्रगीत, बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना अपने उपन्यास आनंद मठ में की थी। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जनगण का प्रेरणा स्रोत था। यह पहली बार 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसे राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी और इसे सबसे पहले 1896 में गाया गया था, और राष्ट्रगीत के रूप में इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचांग। तो राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत 22 मार्च 1956 को इसे अपनाया गया। शक संवत का प्रथम मास चैत्र और अंतिम फागुन होता है और ग्रेगेरियन कैलेंडर के समरूप है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल होता है, उसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा है। राष्ट्रीय फल आम है, इसका वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है और इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। इसकी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और शक्ति के कारण से राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर मोर है, इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है और 1963 में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेगालेंसिस है। इसे धार्मिक रूप से अमर्त्य माना जाता है। राष्ट्रीय नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर है। राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार द्वारा डॉल्फिन, इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटिनिस्टा गंगोटिया है। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, एलिफास इंडिका। यह भारत सरकार ने इसे 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और राष्ट्रीय मुद्रा हमारा रुपया है, इसका संकेत आर करके ऊपर में होता है। ये रहा आप लोगों का पॉलिटी जो आज कंप्लीट हो गया। टाइम बहुत कम है इसलिए थोड़ा फास्टली पढ़ाना पड़ रहा है, बट अगर एग्ज़ाम का डेट बढ़ता है तो हर टॉपिक का एक अलग अलग वीडियो भी अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग अभी इसी से काम चलाइए और अच्छे से पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे बन सकें। कल इसका मैं अभ्यास प्रश्न लेकर के आऊँगी और कल ही मैं फिज़िक्स स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहता है। पहले जीके स्टार्ट करने का इसलिए मैंने प्रोग्राम बनाया क्योंकि इससे एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।